रांची में लगभग सारे पधार चुके हैं इस प्रेक्षागृह में। हम आग्रह करेंगे आप तमाम झारखंड के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, झारखंड की माटी के एक बड़े ही क्रांतिकारी, बड़े ही रहस्यमय और जिनका जीवन सफर रहा, जयपाल सिंह जी का आज उन पर जिन्होंने कलम चलाई है वो भी 1 साल का पुरुष आदरणीय बलबीर दत्त जी हैं। हम चाहेंगे कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, हम आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। आज जो हमारे माननीय अतिथि हैं, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय दिनेश उरांव जी, आदरणीय हरिवंश जी हमारे बीच में हैं और हमारे बीच कार्यक्रम हम लोग विधिवत शुरू करेंगे। हम इस बात से शुरू करते हैं रंजीत वर्मा की उस कविता से कि यह जो हम लोग लिखते पढ़ते हैं, जो हम लोग रचते हैं, जो सृजन करते हैं, इसका क्या मतलब है? कहते यह रही तुम्हारे हिस्से की रोशनी और उस ताकत के खिलाफ जो शब्दों की एक मायावी दुनिया है, जो शब्दों का सृजन है, जो शब्दों का जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हम शब्दों से रहते हैं। आज हमारे भी बहुत नामचीन लोग, झारखंड के सबसे जाने माने लोग, महिला लेखिका आदरणीय महुआ मांझी जी हैं और उर्दू के अफसाना निगार हमारे बड़े भाई हुसैन कच्ची जी जैसे लोग हैं। आज का दिन सचमुच झारखंड के इतिहास में एक बड़ा ही पड़ाव, एक महत्वपूर्ण का क्षण है और खास तौर पे प्रभात प्रकाशन जो हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 58 वर्षों से प्रभात प्रकाशन एक नए सफर, एक नए जगत की तलाश हर समय हर वक्त रहती है। हमें कहा गया है कि आज हम मंच का संचालन करें। हमारी उम्र आप जैसे महापुरुषों के बीच बहुत छोटी है, लेकिन हमें क्षण एक एक पल की हम सब की गवाही है कि झारखंड की पत्रकारिता, झारखंड के लेखन का जो बुनियाद पुरुष है मान्यवर बलबीर दत्त जी, जिन्होंने न जाने 1 साल में 2 साल में जयपाल सिंह जी पर जो एक बृहद पुस्तक का जो विमोचन होने जा रहा है मित्रों, यह भी अपने आप में बड़ा ही एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, जैसा हम जैसे छोटे लोग, हम जैसे छोटे पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं कि जयपाल सिंह जी गठन हो या फिर मिथिलांचल राज्य का गठन या फिर मगध राज्य का गठन हो, तो दरभंगा महाराज के साथ जयपाल सिंह जी ने भी गुफ्तगू की थी और यही वो बात है जो जयपाल सिंह जी को तमाम नेताओं से, तमाम वो नेतृत्वकारी ताकतों से बिल्कुल अलग करता है मित्रों। कि आज से 60 साल पहले, 65 साल पहले जिस व्यक्ति ने जान लिया था
कि झारखंड भी राज्य बनेगा, आज न कल मगध भी बनेगा, आज न कल मिथिलांचल भी बनेगा, इसलिए कि आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं। मित्रों, हमें बार बार लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अनुभवों का एक रचना संसार की एक रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह चौथा आदमी कौन है मेरे देश की संसद में? मित्रों, बड़ा ही अंधकार का समय होता है राजनीतिक सत्ता, और राजनीतिक सत्ता के जो भी गवाह हैं, जो भी हैं, वो जानते हैं कि राजनीति किस गटर से निकल के आती है आम आदमी के सपनों के बीच। हम आज चाहेंगे कि आज का यह कार्यक्रम जो प्रभात प्रकाशन का कार्यक्रम है, यह एक मील का पत्थर साबित हो। मित्रों, आज हम जैसे छोटे लोगों के लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है कि हमें आपके सानिध्य में कुछ क्षण बिताने का मौका मिले। आज जो सबसे बड़ी बात है, हमें लगता है साथियों कि हम अपने कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। थोड़ी सी आप लोगों से मतलब गुजारिश है कि हम जैसे नौजवानों को थोड़ा सा उत्तेजना पैदा करने के लिए थोड़ा तालियों से इस बात का स्वागत करें कि बलबीर दत्त जैसे शख्सियतों ने जो रचा है, वाकई वो काबिले तारीफ है। हम उनको सलाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और वाकई प्रभात प्रकाशन और पूरी टीम दिल से उनको बधाई देते हैं। मित्रों, आज हमारे बीच ढेर सारे वैसे मेहमान हैं जो नए लेखक हैं मित्रों, और जो चाहते हैं कि हम लोग एक अफसाना निगारी का, एक फनकारी का, एक नया आज का जो समय है मित्रों, कोई लिखने पढ़ने में भी यकीन नहीं करता, पढ़ने में तो कोई यकीन ही नहीं करता। तकनीक का ऐसा संजाल है, लोग उसमें उलझे हुए हैं और देख नहीं पाते हैं। मित्रों, हम कहना चाहते हैं इस दौर में कि हमारे जैसे लोग जब चारों तरफ लगे हैं प्रश्न चिन्ह, मैं कोई प्रेम गीत लिखना चाहता हूँ, मैं कोई प्रेम कविताएं लिखना चाहता हूँ। इस दौर में जब आदमी एक उन्माद में डूबा हुआ है, पता नहीं कौन सा उन्माद, किस तरह की बातें, किस तरह की राजनीति, किस तरह की साजिश, किस तरह की नफरत, किस तरह का दिलो दिमाग है, वहां लेखक कोने में तटस्थ होकर देख रहा है कि जयपाल सिंह जैसे लोग हमारे बीच रहे, जब वो जीते जी रहे, कोई उन्हें जान नहीं पाया कि एक फिनिक्स पक्षी की तरह आने वाला एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत जो झारखंड के जंगलों से निकल के, जो झारखंड के खूंटी से निकल के, छोटे से जगहों से निकल के लंदन की यात्रा की, इंग्लैंड की यात्रा की, पूरी पढ़ाई उन्होंने वहां की, फिर जब वो लौट के आए तो नहीं मालूम मुझे, मैं नहीं जानना चाहता अतीत के उस इतिहास में, मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ इस बात को कि बिरसा मुंडा के बाद, भगवान बिरसा मुंडा के बाद यदि झारखंड के सपनों का कोई एक नया समाज रच बस रहा था तो वह जयपाल सिंह जी की आंखों में था, निगाहों में था। ये अलग बात है कि हम उनको कैसे देखते हैं। इन सारे पुस्तक में आपको ये सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी ये कहा गया है कि जब तक हॉल पैकअप ना हो जाए हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम सबसे पहले अपने आगत अतिथियों का ससम्मान प्रभात प्रकाशन की तरफ से, जो प्रभात प्रकाशन 200 से अधिक झारखंड के लेखकों को अब तक दिल्ली में बैठे हुए हमारे पीयूष भाई से बात होती है दिल्ली में कि झारखंड आकर के दिल्ली का एक प्रकाशन संस्थान 200 लेखकों को चिन्हित करता है मित्रों, और हमें लगता है कि 250 से अधिक पुस्तकें सिर्फ झारखंड में प्रभात प्रकाशन के पास है, और ये सबसे बड़ी ताकत है। हमें लगता है इस ताकत पर आप सबको तालियां जरूर बजानी चाहिए। क्यों? जितने भी प्रकाशन हैं इस देश में हम सबको जानते हैं, हम राजकमल प्रकाशन को भी जानते हैं, हम वाणी प्रकाशन को भी जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वे सब ठहराव के शिकार हैं, और प्रभात प्रकाशन तेजी से नए लेखकों के चयन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हम बातों में ना उलझें, हमें लगता है कि अब क्या सुनाएं आप सबको, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब गदगद है। हमें लगता है कि आप सबके बीच पा करके हमें
एक बड़ा हौसला हो रहा है। हम सबसे पहले अपने झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय दिनेश उरांव जी को आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी जगह लें और तालियों से आप स्वागत करें आदरणीय दिनेश उरांव जी का। हम गुजारिश करेंगे कि आप आए और आप अपनी जगह लें। फिर कार्यक्रम को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे मित्रों। और फिर इसके बाद हम साल का बरस झारखंड की पत्रकारिता को एक नया आयाम देने वाले जो हमारे गार्जियन हैं और जो इस पुस्तक के लेखक हैं और जिन्होंने जयपाल सिंह जी को जाना, हम चाहेंगे मित्रों कंजूसी न करें। वो हमारी पीढ़ी के सबसे आगे जलने वाले मसाल हैं। आदरणीय बलवीर दत्त जी को हम आमंत्रित करेंगे कि स्थान ग्रहण करें। मित्रों देखिए, बातें तो चलती रहेंगी, होती रहेंगी। बात करने का ये समय है, ये दौर जो है देश में बातों का है। बात ऐसा ना कि जुबान ही बंद है। हम अब आमंत्रित करेंगे मित्रों भारतीय पत्रकारिता का एक ऐसा नक्षत्र, भारतीय पत्रकारिता को एक नई राह देने वाले, खासतौर पे 80 के दशक के बाद हिंदी पत्रकारिता जब न जाने कहां जाके बैठ गई थी सत्ता के किस गलियारे में, उस सत्ता के गलियारे से खींच करके आम आदमी के जन आंदोलनों और उनके सपनों से जोड़ने वाले उस महान शख्सियत को, आप राज्यसभा के अभी सांसद हैं और बड़े नामी संपादक में आदरणीय हरिवंश जी को आमंत्रित करूंगा कि आप अपनी जगह दें। मित्रों बड़ा ताली आप लोग बजाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ये एक ऐसा समय है मित्रों कि मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम जैसे छोटे लोग क्या बोले, देश का जो हाल, देश का समाज की जो स्थिति है, हमारे बीच हमारे ढेर सारे साथी आए हैं। खासतौर पे हमारे गार्जियन है हुसैन कच्ची जी, मैं उनको अपना गार्जियन मानता हूँ। इस रांची में जब मैं नौकरी की तलाश में आया था तो मुझे पहले वही मिले। हम अब आमंत्रित करेंगे अपने ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी को कि आप आए और मंच पे तशरीफ लें। और इस तरह हम लोगों का कार्यक्रम विधिवत और एक नाम जो एक बड़ा नाम है झारखंड में मित्रों, और मैं उन्हें कई कार्यक्रमों में देखता सुनता रहा हूँ। उनके पास वो बड़े शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद ही नहीं, एक अच्छे कुशल प्रशासक हैं और उनको मालूम है कि शिक्षा को किस दिशा में ले जाना चाहिए, कैसे वो ले जाते हैं। हम आमंत्रित करेंगे मित्रों आदरणीय रमेश चंद्र पांडे जी को, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, की आप अपना स्थान ग्रहण करें। और हमें लगता है कि अब धीरे धीरे हम अपने कार्यक्रम को उस मुकाम की ओर ले जाएंगे जिसकी तलाश में हमारे जैसे छोटे लोगों को पीयूष भाई याद करते हैं, राजेश जी याद करते हैं कि आप तमिलनाडु में हो, या मैं अभी मतलब दक्षिण तरफ था तो उन्होंने कहा कि आना है कार्यक्रम। खासतौर पे मैं इसलिए आया इस कार्यक्रम में कि हमने एक पुस्तक पिछले दिन एक लिखा पत्रकारिता पे, तो मैं संपादकों का इंटरव्यू टटोल रहा था मित्रों। तो पहला इंटरव्यू मैं आदरणीय बलवीर दत्त जी से लिया था। उस पुस्तक में है वो मेरा इंटरव्यू पत्रकारिता की दशा और दिशा को लेकर के। मैं इसलिए इस कार्यक्रम में शिरकत करने आया कि आदरणीय बलवीर दत्त जी से बात करने के बाद मुझे लगा कि एक हाहाकार है, एक झरना है जो गिर रहा है पहाड़ियों से, घाटियों से, जिसके पास शब्दों के न जाने कितने भंडार हैं। मैं फिर एक बार आदरणीय बलवीर दत्त जी को सलाम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। और अब हम आमंत्रित करेंगे, आवाज देंगे मित्रों प्रभात प्रकाशन के उस नौजवान, सब कुछ करने वाले, मंच सजाने में अभी 8:30 बजे वो आ गए, बैनर उनर लगा रहे थे। हम तो 8:40 में पहुंचे, उनके साथ राजेश जी थे। और जब कभी दिल्ली में मिलते हैं, हमने ढेर सारे प्रकाशकों से मिला मित्रों, लेकिन जो प्रेम लेखकों को देने वाला एक अगर कोई शख्सियत इस देश में अभी है, हम उस व्यक्ति को आवाज देंगे। हम आवाज देंगे आदरणीय पीयूष कुमार जी को कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों देखिए, प्रभात प्रकाशन के लिए तो तालियां बजानी पड़ेगी आपको। और सर थोड़ा क्षमा करेंगे हमें। और आदरणीय
लेखक, वरिष्ठ लेखक बीपी शरण जी को भी हम आमंत्रित करेंगे कि आप आए बीपी शरण जी, और आप अपना स्थान लें। इसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और ये देखिए, कार्यक्रम अपने आप में एक गुलदस्ता है। ये वो पीढ़ी है जिनसे हमें सीखना है, जिनसे हम लोगों ने सीखा, और सीख करके हम लोग भी शब्दों को थोड़ा झाड़ फूक के, थोड़ा शब्दों को हम चाहते हैं कि वो एक ब्रह्म बने, ब्रह्मास्त्र बने। मित्रों, हम अब आग्रह करेंगे अपने भाई पीयूष जी को कि आप स्थान ग्रहण करें, और इस बात से हम अपनी बात थोड़ी देर के लिए आपसे रुखसत होंगे कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। मित्रों, ये धूमिल का है, और धूमिल के साथ हमें बड़े अच्छे लगते हैं। धूमिल, राजकमल चौधरी, नागार्जुन, इस टीम के अलावा मैं कविताओं के जंगल में, बियाबान जंगल में नहीं भटकता। मुझे लगता है कि धूमिल का संसद से सड़क इस देश को, इस निजाम को, इस पूरे व्यवस्था और समाज को समझने के लिए काफी है। हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के, ऐतिहासिक क्षण के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने साथी, बड़े भाई समझे, प्रभात प्रकाशन के भाई पीयूष कुमार जी को कि आप स्वागत हासिल करें, थोड़ा सा अपना स्वागत में योगदान दें। भाई पीयूष कुमार। संजय जी, मैं माफी चाहता हूँ संजय जी, आपके साहब में प्रभात प्रकाशन की चर्चा ज्यादा कर गए। यहाँ चर्चा केवल आदरणीय बलबीर जी की और जयपाल सिंह जी की होगी तो अच्छा रहेगा। संजय जी, प्रभात प्रकाशन एक निमित्त मात्र है कि आदरणीय बलबीर जी ने जो पुस्तक प्रकाशित जो लिखी है, उन्होंने उसका प्रकाशन किया है। तो कहीं भी पीयूष जी का प्रभात प्रकाशन का उल्लेख अधिक होता है तो हम अपने नंबर काटते हैं, और हम सामाजिक रूप में जो काम कर रहे हैं, यही हमारा काम है, ये हमारा प्रोफेशन है, और उसके लिए बहुत हमको जरूर अपने बारे में बात करनी है। नमस्कार दोस्तों, प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह में आदित्य राज्य मंत्री माननीय श्री नीलकंठ सिंह मुंडा यहाँ मौजूद हैं। उनका भी मैं अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे वरिष्ठ लेखक, पत्रकार एवं राज्यसभा सांसद माननीय श्री हरिवंश जी यहाँ उपस्थित हैं। हरिवंश जी सबसे पहले झारखंड में हमने उनकी पुस्तकें ही प्रकाशित की थी, और उन्होंने हमको यहाँ उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, और वो हमारे अभिभावक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। समय समय पे वो हमको बताते हैं कि कैसे पुस्तकें प्रकाशित करना चाहिए। आपका स्वागत है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश पांडे जी ने सहर्ष हमारा अनुरोध स्वीकार किया, वो यहाँ आए हैं। आपका भी स्वागत है श्रीमान। और पूर्व कुलपति श्री वीपी शरण जी विशेष अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। आज के सब गुरु श्री बलबीर दत्त जी, जो हमारी इसमें शायद सभागार में सबसे वरिष्ठ लोगों में हैं, उन्होंने बहुत पैशन के साथ और बहुत ही मेहनत करके ये पुस्तक लिखी। और शुरू में जब बात हुई थी तो शायद 3 महीने उन्होंने कहा था जब महीने में कर लेंगे, पर करीब 1 साल लगा इस पुस्तक को करने में, और बहुत अच्छे मन से उन्होंने पुस्तक लिखी है। विषय पूरे रखे हैं इसके अंदर, कुछ ऐसे विषय भी थे जो चाहते थे छोड़ना, पर उन्होंने नहीं छोड़ा। और पत्रकारिता की पहली धार है उनके कलम के अंदर। अब वो इमरजेंसी के ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि भारत सरकार ने उनको उनके योगदान के लिए पत्रकारिता में इस वर्ष के लिए पद्मश्री का सम्मान से उनको नवाजा। इसके लिए संबंध आपका स्वागत है। प्रभात प्रकाशन की कोशिश है कि झारखंड से संबंधित पुस्तकें अधिक से अधिक प्रकाशित हों, जो न केवल इंफॉर्मेटिव हो बल्कि जागरूकता पैदा करेगी झारखंड का जो इतिहास है और यहाँ पे जो महापुरुष है उनका कितना बड़ा योगदान है। ये पिछले करीब 5-6 सालों से प्रभात प्रकाशन ने कोशिश की है, और कुछ हम उसमें शामिल आगे बढ़े हैं। और आप सभी लोग जो सभागार में मौजूद हैं, समय निकाल कर रविवार के दिन आप आए हैं, आप सभी का साथ स्वागत है। समय समय पे हमारे को सुझाव देते रहें, हमें बताते रहें कि कैसे पुस्तकें प्रकाशित करते रहें, और धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। कुछ पुस्तकें हमने प्रकाशित की है, करीब 200 झारखंड संबंधी है, पर अभी करीब 50 पुस्तकों का काम चल रहा है, और धीरे धीरे हम काम करते रहेंगे। और आप हमारे बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। देखते होंगे कार्यक्रमों में कि फूल का गुलदस्ता या करके बनवा के लाना, बुके देना, लेकिन प्रभात प्रकाशन, माफ करेंगे पीयूष भाई, कि आज से नहीं कई कार्यक्रमों में हम लोग करते रहे हैं कि फूल की जगह पुस्तक दिया जाए कि भाई ये लीजिए, ये आप इसका अध्ययन करें। तो अब कार्यक्रम को अब दूसरे तरफ ले जाते हुए हम चाहेंगे कि जो प्रभात प्रकाशन ने
एक खासियत है कि फूल का गुलदस्ता। सुबह हम लोग गए तो माली नहीं तो ये नहीं, कौन इस झंझट में फंसे। तो भैया उससे बेहतर है कि किताब पुरानी कोट पहनिए और नई किताब खरीदिए वाले हिसाब से की पुरानी किताब। और मित्रों अब देखिए बड़े हौसले से हम लोग इसका ये करें। और ये अपने आप में बड़ा अच्छा मतलब एक कार्यक्रम है प्रभात प्रकाशन का। मुझे बार बार नाम जैसा, और हम आग्रह करेंगे भाई रोहित जी से कि आप देंगे। और तो ये छंद देखिए अपने आप में बड़ा अनूठा, बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रयोग है। और हम फिर रोहित जी से आग्रह करेंगे और हम अब विधिवत कार्यक्रम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये हमारा दो महत्वपूर्ण, हमें अगर शूट कर गई तो हमें याद नहीं करना है, हम फिर याद हो जाता है। अब किसी कवि ने लिखा कि आहें चीखें चिल्लाना फिर भी सन्नाटा है, क्या सबकी आंखों में सिर्फ दाल आटा है। ये सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें आपको सबको ढूंढना है। और इस सवाल का भी जवाब से चल के आए। और ये विभाजन का दंश लोगों ने देखा झेला, तब एक शख्स झारखंड में आते हैं और झारखंड में आकर उन्होंने पत्रकारिता की बुनियाद रखी। और वह पत्रकारिता की बुनियाद प्रभात प्रकाशन ने नई परंपरा आरंभ की है और ये बहुत ही क्रांतिकारी परंपरा है। इसको मामूली ढंग से मेरे ख्याल से नहीं लिया जाए। अभी मुझे जिस सम्मान मिलने की चर्चा की गई, इस सिलसिले में बहुत बड़ी संख्या में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या घर में आकर के लोगों ने बुके दिए। मुझे बुके हाथ में बैठते हुए बड़ी आत्मग्लानि महसूस होती है कि थोड़ी देर के बाद ये बुके जो है ये किसी काम का नहीं रहेगा, कोई उसका उपयोग नहीं रहेगा और हम लोग पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। तो बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि कई बोरों में भर करके उसको फिर बाद में कचरे में डाला गया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे सभ्य समाज के लिए एक तरह से शर्मनाक बात है। जैसे ये शब्द जो है एडजेक्टिव, तो आपको हो सकता है खराब लगे, मुझे लगता है कि इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। मुझे सवेरे सवेरे टेलीफोन आया, तो उस फोन में क्या कहा गया था वो तो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे दिनेश राम जी तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर है, तो स्पीकर के तौर पर तो नाम तो स्पीकर है, लेकिन ही स्पीक्स लेस एंड लेस। स्पीकर कुछ बोलते नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भी बैठ करके सुनना चाहूँगा। नीलकांत सिंह मुंडा जी का भी यही कहना था। तो मैं दोनों के लिए जो टाइम अलॉटेड है उसका एक बड़ा हिस्सा मैं खुद ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग सुनना चाहेंगे। मैं अभी चर्चा कर रहा था तो मुझे एक फोन आया सवेरे, तो कहा गया कि हजाई की लोकार्पण से पहले कुछ गिनी चुनी पुस्तकें कुछ लोगों को दे दी गई थी, बहुत ही कम संख्या में। तो उन्होंने कहा कि इसमें आपने लिखा है कि जयपाल सिंह जो है वो 1922 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में फाइनल में हॉकी के कप्तान नहीं थे। तो ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। जयपाल सिंह ने अपनी आत्मकथा में भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया। मैंने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो भी दिए गए हैं तथ्य इसमें तो सब ऑथेंटिक है। उन्होंने कहा कि आपने कुछ इशारा किया है
तो बेहतर होता कि आप लिखते कि इसका कारण क्या था। ये बहुत ही उपयुक्त बात है। उनको कैप्टन चुना गया था, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल आते आते कुछ विवाद छिड़ गया। वैसे फाइनल में भी अगर वो कैप्टनसी करते तब भी भारत ही जीतता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि फाइनल में वो कैप्टन नहीं थे। और अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है कि ये बात जो है बिल्कुल सही है। उस समय की जो लिस्ट है फाइनल की वो उपलब्ध है, उस समय के अखबारों में जो छपा था वो उपलब्ध है। हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो लिखा है उसका मैंने उल्लेख किया है। वो सबसे खास बात यह है कि ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते थे, यहाँ तक कि 1936 में जो ओलंपिक हुआ था बर्लिन में, उसमें हिटलर ने कहा था ध्यानचंद को कि आप जर्मन नागरिक बन जाइए, हम आपको बहुत ऊंचा पोस्ट देंगे। तो ध्यानचंद ने इनकार कर दिया था। ये आम चर्चा थी कि ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहलाते थे, उनकी हॉकी के साथ अगर गेंद सट गई तो फिर गोल हो के गए। तो इसमें भारतीय लोग जो है ये बहुत जंतर मंतर करते हैं, इसमें कुछ किया हुआ है। तो खैर ध्यानचंद ने जो किताब लिखी उसका टाइटल है गोल, GOA अंग्रेजी में। 1952 में किताब छपी, जब पहला जनरल इलेक्शन हो रहा था, जयपाल सिंह ने वो इलेक्शन लड़ा और वो किताब बहुत चर्चित हुई और उसके रिप्रिंट भी हुए। उसमें ध्यानचंद ने लिखा था कि फाइनल मैच में जयपाल सिंह नहीं खेला। तो मुझे आज तक ये मालूम नहीं है कि इसका कारण क्या था। क्वार्टर फाइनल में भी शायद वो नहीं थे, सेमीफाइनल में नहीं थे, फिर लिखा कि फाइनल में निश्चित तौर पर नहीं थे। तो ये तथ्य यही है। मैं समझता हूँ कि जो इतिहास लिखा जाता है, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन कुछ मैंने इतिहास संबंधित लेख या सामग्री लिखी है, तो उसमें तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा, उसका कारण क्या था? कल जब मैंने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर के लिए बोलना है, तो ये बात मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उसको बता देना आवश्यक है, क्योंकि जिन महानुभावों ने ये संदेह व्यक्त किया है और ये कहा है कि इसका कारण बताया जाना चाहिए, कुछ कारण तो होगा, तो कारण क्या था ये भी बता देना आवश्यक है, जो कि जयपाल सिंह ने नहीं बताया। जयपाल सिंह वस्तुतः नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासक ऑफेंडेड हो, और आज की जो नई पीढ़ी है वो तो शायद उसको समझ भी नहीं पाएगी। भारत से जो टीम रवाना हुई थी उसमें से 13 में से 9 खिलाड़ी एंग्लो इंडियन थे। 13 में से 9 खिलाड़ी एंग्लो इंडियन थे, और आप तो लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि एंग्लो इंडियन होता क्या है। ब्रिटिश टाइम में एंग्लो इंडियन जो है वो अपने को जैसे माना जाता था अंग्रेजों के बारे में कि वो अपने को नंबर 1 मानते थे सिटीजन, और वो थे भी, राज करते थे। और हम लोग देसी लोग नंबर 2 थे, 2 नंबर के सिटीजन, और एंग्लो इंडियन क्या थे और 1.5 नंबर के सिटीजन, यानी 1 और 2 के बीच में, तो अपना स्टेटस थोड़ा ऊंचा समझते थे। तो एंग्लो इंडियन की ये या उसको इंडो इंग्लिश की ज्यादातर मामलों में यह था कि माँ बाप दोनों में से एक अंग्रेज है। तो आमतौर पर बहुत से हिंदुस्तानी जो है अंग्रेजी लेडी से शादी करते थे और अपना स्टेटस समझते थे कि ऊंचा हो गया। यहाँ पर लक्ष्मीगंज है, रांची के नजदीक, रांची के लोगों को इससे समझ में आएगा, यहाँ से 40 मील है। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इस बस्ती को बसाया गया था, और इसमें एंग्लो इंडियन 300 परिवार रहते थे, एंग्लो इंडियंस, और बहुत बढ़िया कॉलोनी बनाई गई आधुनिक ढंग की, जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। और आज़ादी के बाद वो सब फैमिली शिफ्ट कर गई यहाँ से विदेश,
ज्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड गए, कुछ पाकिस्तान गए। तो अब उनकी मानसिकता क्या थी, ये आपको एक जाहिर हो जाता है मोटे तौर पर। आज़ादी के बाद उनको यहाँ से जाने का कोई तात्पर्य मेरे ख्याल से नहीं बनता था। तो उसमें क्या था कि एंग्लो इंडियन खिलाड़ी जो थे वो अपने को सोचते थे कि हम बड़े हैं और ये काला आदमी कैसे हमारा कैप्टनसी करेगा, कैप्टन बन गया। ये अंदर ही अंदर जो है ये टेंशन चल रहा था। जैसे आप पढ़ते होंगे ना आजकल क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, कभी कभी पढ़ते होंगे। तो इसका मुख्य कारण यही था। और इसको और डिटेल में जाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि किताब लोग पढ़ेंगे, कुछ पूछेंगे, तो अगले संस्करण में इस तरह की जो बातें हैं उसको विस्तार से समझाया जाए। क्योंकि जयपाल सिंह ने भी कभी बताया नहीं कि हुआ क्या, खाली इशारा किया। तो जयपाल सिंह के बारे में खास बात यह है कि ज्यादातर लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो जो कुछ जानते हैं उसको कहा जाएगा अंग्रेजी में मिथ, फिक्शन, सुनी सुनाई बात। ताज्जुब तो ये है कि कई जो बड़े बड़े स्कॉलर या विद्वान माने जाते हैं, जयपाल सिंह पर कोई विशेष सामग्री या कोई फुल फ्लेज बुक तो है ही नहीं। जो कुछ लेख हैं, कई अच्छे लेख छपे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, जिसमें जानकारी है, लेकिन कोई सर्वांगपूर्ण ढंग से नहीं है कुछ। और जल्दबाजी में लोग कैसे लिख देते हैं। हाल ही में मैंने पढ़ा JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही माना जाता है कि अच्छे क्लास की यूनिवर्सिटी है, उसके एक प्रोफेसर हैं, अभी वो पेरिस में एक कॉलेज में है। उन्होंने लिखा है कि जयपाल सिंह ने मीनू मसानी और राजा रामपाल को राज्यसभा का टिकट दिया। ये बात बिल्कुल गलत है, तो उससे वो जीत गया। और राजा रामपाल तो जयपाल सिंह के बराबर की हस्ती के थे। अविभाजित हजारीबाग जिला जो था उसमें उनकी पार्टी की तूती बोलती थी, उनके विधायक जीत जाते थे, उनके अपने भी सांसद थे। तो जल्दबाजी में कैसे इस तरह से लिख दिया जाता है, होता क्या है कि उसको फिर लोग कोट करते हैं, फुट नोट्स में देते हैं। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी दिया गया सब ऑथेंटिक है। कहीं छोटी मोटी कोई माइनर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस तरह का जो जिसको ब्लंडर कहा जाएगा वैसा नहीं है। मैंने ये बात सीखी डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह से। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, यहाँ दक्षिण सोनापुर के कमिश्नर थे। उससे पहले SDO में, ये कुटी में SDO थे। उसी समय उन्होंने बिरसा पर किताब लिखी। तो जयपाल सिंह ने उनको कहा था कि आप झारखंड आंदोलन पर किताब ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी, तो उसमें लिख देंगे ब्रैकेट में 2008-2016, तो पढ़ने वाले को एक आइडिया हो जाता है। उन्होंने कहा कि इनकी पैदाइश कब की थी ये जरा पता लगाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उनका परिवार, ये जो फ्रायलाल जो बहुत बड़ा यहाँ का फर्म है, उनके सगे भतीजे थे गोपाल दास मुंजाल, जयपाल सिंह के नज़दीकी थे, बहुत जनरल सेक्रेटरी थे और सब वही रखते थे उनका हिसाब किताब, बाकी का सब। मैंने उनके घर में पूछा, जैसा आमतौर पर होता है, मैंने कहा कि देख रहे हैं, पता लगाते हैं। तो 2 हफ्ते उसमें बीत गए। मुझे 2 बार उन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जी, क्या होगा। मैंने कहा वो लोग खोज रहे हैं। फिर पता लगा तो मैंने उनको बता दिया कि 1920 का उनका जन्म था। मुझे लगा कि ये तो बहुत सीखने की बात है। एक तथ्य के लिए 2 हफ्ते तक उन्होंने अपना आर्टिकल रोके रखा। 2 हफ्ते तक वो एक शोध प्रबंध लिख रहे थे झारखंड पर। तो ये जानने के लिए कि बर्थ ईयर क्या है, ऐसा हम लोग आमतौर पर लोग नहीं करते हैं। ये तो बहुत सीखने की बात है। जयपाल सिंह के बारे में इस किताब में बहुत सामग्री है। मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। जयपाल सिंह की कुछ खूबियाँ थी, कुछ खामियाँ भी थी। इसमें जो खामियाँ जो हैं उनका उल्लेख किया गया है, और इसलिए किया गया है कि यहाँ लोग जाने और समझें।
खूबियों की चर्चा करते हुए मैंने शुरू में ही प्रस्तावना में लिखा है, एक जीनियस का दिशाहीन सफर। मतलब कि जयपाल सिंह को मैंने माना है और बाकी लोग भी मानते थे कि वो एक जीनियस थे, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अगर वो उसका ध्यान रखते तो आज झारखंड का इतिहास जो है वो कुछ और ही होता। संविधान सभा में उनके जो भाषण हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो एक से एक मार्के के भाषण है, उनको पढ़ने की जरूरत है। मैंने उसका ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है, क्या कि वो बहुत लोग पढ़ चुके हैं। और एक जो कहते हैं कि पार्टी होना, मुझे याद है एक बार यहाँ बारी पार्क में उसमें जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी की एक सभा थी, तो वहाँ मैंने देखा झारखंड पार्टी के लीडर थे जस्टिन रिचर्ड। बल्कि झारखंड पार्टी की स्थापना जब हुई 1949 दिसंबर में, उससे पहले वो झारखंड यूनाइटेड ब्लॉक पार्टी बना चुके थे। जयपाल सिंह ने उन्हें अनुरोध किया कि आप इसको जो है हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, उसमें मिला लीजिए। तो जस्टिन रिचर्ड को मैंने कहा कि आप तो झारखंडी यहाँ जनसंघ की सभा में आप उपस्थित हैं, क्या बात है? बोले देखिए ऐसा है कि हमको जयपाल सिंह ने कहा है कि तुम जाओ और सुनो वाजपेयी की स्पीच। वाजपेयी बहुत अच्छे ऑरेटर हैं और तुम सीखो कैसे बोला जाता है। मैंने कहा बहुत मार्के की बात है। बोले कि जयपाल सिंह ने मुझे भेजा है कि जाकर के बारी पार्क में वाजपेयी की स्पीच सुना। तो ये एक गुण ग्राहकता की बात है। तो ये सब बातें तो अपनी ओर है। एक खास बात जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ, आपने सुना होगा हिंदी के महान कवि थे सोहनलाल द्विवेदी, उन्होंने गांधी जी पर लिखा था, चल पड़े जिधर दो पग ढग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गांधी जी के 2 कदम जिधर चल पड़े करोड़ों कदम उस ओर चल पड़े। किसी समय झारखंड में कोटि तो नहीं लक्ष्य कहा जाएगा, जयपाल सिंह के आह्वान पर लाखों लोग चल पड़ते थे। यहाँ भुवनेश्वर अनज उपस्थित हैं, एक बुजुर्ग पत्रकार हैं, और ये झारखंड आंदोलन के गवाह हैं, निर्मल सिंह जी हैं। शीन अख्तर साहब तो देखे ही होंगे कुछ, और गोस्वामी जी भी बहुत कुछ देखे हैं। तो जयपाल सिंह के एक आह्वान पर लाखों लोग एकत्र हो जाते थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते स्थिति कितनी विकट होती गई, उनकी प्रतिष्ठा कितनी कम होती गई कि कोई उनको सुनने वाला नहीं था। और मैंने इस पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। सिरमटोली चौक में उनका जो मकान था, एक रोज वहां से सड़क से गुजरते हुए मैंने देखा कि वो बरामदे में बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, उदास मुद्रा में, जैसे लगता है कोई डिप्रेशन में है। तो ऐसा क्यों हुआ है, किस कारण हुआ, ये सब इस किताब में दिया गया है। और उसमें मुख्य तौर से उन्हीं की गलतियाँ थी। तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सब कुछ अपने हाथ में रखते थे। उनकी पार्टी के बारे में कई लोग बोलते थे कि वो ऐसी फौज के फील्ड मार्शल थे जिसमें कोई जनरल नहीं था, कोई लेफ्टिनेंट जनरल नहीं था, कोई ब्रिगेडियर नहीं था, कोई कर्नल नहीं था, सब कुछ वो खुद थे। तो ऐसी दशा में क्या होता है, भारतीय राजनीति में भी ऐसा हुआ है, हो रहा है। इसका मैंने जानबूझ के उल्लेख किया है जिससे लोगों को पता लगे। एक से 2 बातों का मैं उल्लेख करके बात खत्म करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सलाहकार किसी की सलाह की परवाह नहीं करते थे, सलाह सुनना भी नहीं चाहते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1963 में जब उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, तो उसके तुरंत बाद प्रेस वालों से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहता था। मैंने कांग्रेस वालों से बात की, मैं हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे से मिला, मुस्लिम लीग से मैंने गठजोड़ किया,
सुभाष चंद्र बोस से मिले, तो आप ये समझ लीजिए ये कितनी विरोधाभासी राजनीति है। कहाँ कांग्रेस, कहाँ ब्रिटिश सरकार, कहाँ हिंदू महासभा, कहाँ मुस्लिम लीग, और कहाँ सुभाष चंद्र बोस और कहाँ हमारे सैलेट जो गवर्नर थे, उनकी बात वो बहुत सुनते थे। तो ये जैसे आदमी कोई कंफ्यूज रहता है ना, जिसका कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पार्टी में एकता नहीं थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का मैं अभी उल्लेख करना चाहूँगा। सितंबर 1963 में मेरा ख्याल है यहाँ पर एक ही गवाह है उसके, वो भुवनेश्वर में से है। यहाँ पर राजभवन में अनंत सैना मायंकर गवर्नर थे उस समय। तो अंदर में बात चल रही थी कि किसको शपथ दिलानी है। विनोद आनंद झा चीफ मिनिस्टर थे, शपथ ग्रहण में देर हो रही है, जयपाल सिंह को बनाना है, सुशील बागे को बनाना है, उसके साथ किनको बनाना है, नहीं बनाना है। बड़ी विचित्र स्थिति लगी है। ये बात 1963 की। उसके 37 साल बाद 14-15 नवंबर 2000 की मध्य रात्रि को ये था 12 बजे कि बाबूलाल मरांडी शपथ ग्रहण करेंगे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर। और चीफ जस्टिस विनोद गुप्ता और पहले गवर्नर प्रभात कुमार का हो गया शपथ ग्रहण, अब मुख्यमंत्री का होगा। तो देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, क्या बात है। और दूरदर्शन के एक स्टाफर ने मुझे आके कहा कि देर हो रही है, हम लोग तो तैयार ही नहीं थे, टाइम कैसे पास करें, कुछ ना कुछ बोलते जाना है। कई बार क्या होता है कि लोग सुनते हैं भाई ये बोल रहा है, कहते हैं बोले बहुत है, आप कुछ कहिए भी। तो समय निकल रहा है, तो हम लोगों ने पता लगाया, मालूम है कि शिबू सोरेन जो हैं वो पहुंच गए हैं प्रभात कुमार के पास और बोल रहे हैं कि बहुमत हमारे साथ है, आपको शपथ दिलाइए। उन्होंने कहा कि ये तो आपका लिस्ट दिए है बाबूलाल मरांडी ने, और बहुमत उन्हीं के साथ है, हम संतुष्ट हैं। अगर आप दावा करते हैं तो ठीक है, असेंबली में विश्वास मत में परीक्षण हो जाएगा। नहीं, हमारा बहुमत है। काफी देर उसी में लड़ गई। तो मुझे लगा कि 1963 से लेके 2000 तक झारखंड के पॉलिटिकल लीडरों ने कुछ नहीं सीखा है, कुछ नहीं सीखा है। और 2017 तक भी, आज तक भी कुछ नहीं सीखा है। अभी यहाँ पर झारखंड मोमेंटम हुआ, 3 लाख करोड़ रुपए के MOU पर सिग्नेचर हुए। बाहर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, रतन टाटा तक आए, विदेशों से आए। जानते हैं यहाँ मीडिया ने भी बहुत ध्यान नहीं दिया, क्या इंप्रेशन लेके गए हो। मुझे 3-4 लोगों ने कहा, बोले झारखंड आप लोग अभी भी नहीं सीखेंगे कुछ। हम लोगों ने मार्क किया कि झारखंड मोमेंटम इतना बड़ा जो शो हुआ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसमें अपोजिशन का कोई लीडर नहीं था। अपोजिशन का कोई लीडर आया ही नहीं। आंचलिक शब्द प्रयोग करेंगे, आईवे नहीं किया। और सत्ताधारी पार्टी के भी कई लोग नहीं थे। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? 1963, 2000 और 2017 वही स्थिति का। तो मैंने जानबूझ के जो गलतियां हुई जयपाल सिंह के कार्यकाल में, उनका उल्लेख किया। सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह को कहा था कि आप ऐसा कीजिए, अभी तो कुछ नहीं होगा, आज़ादी के बाद ही होगा जो कुछ होगा, आप मेन स्ट्रीम में आ जाइए, कांग्रेस में शामिल हो जाइए और अंदर से कांग्रेस को कैप्चर कर लीजिए। अंदर से कांग्रेस को आप कैप्चर कर लीजिए छोटा नागपुर में। ये सुभाष चंद्र बोस ने सलाह दी थी, उन्होंने नहीं मानी। जबकि आप जानते हैं 1953 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के नेता पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस के अंदर रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ में, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अनशन किया, मरण अनशन। और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। तो वो आंध्र बन गया राज्य पुनर्गठन आयोग। तो पार्टी के अंदर रहकर ये भी किया जा सकता था, लेकिन सुभाष बोस के बाद उन्होंने नहीं मानी। फिर 1991 में जयप्रकाश नारायण ने यहाँ बारीपाद में नेशनल असेंबली की बैठक की सोशलिस्ट पार्टी की। उन्होंने कहा कि एंटी कांग्रेस वोट जो है वो बटे नहीं,
तो आप हमारे साथ मिल करके चुनाव लड़िए। उन्होंने इनकार कर दिया जयपाल सिंह को, और उसके 20-25 साल बाद वो गांधी या लोकतंत्र का एकदम काला अध्याय होना ये चाहिए था। लेखक को इमरजेंसी का भी उल्लेख करता, और गलत से गलत बात को भी आर्गुमेंटाइज किया जा सकता है और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी, या उससे क्या फायदे हुए, या कुछ ज्यादतियां हो गई वगैरह वगैरह करके उसका उल्लेख ही नहीं किया। इसी तरह से शिवराज पाटिल, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 2 साल पहले छपी। उसमें उन्होंने नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद पर लिखा, और बम्बई हमला उसका उल्लेख ही नहीं किया। तो ये दोनों किताबें पढ़ने से लगेगा कि भारत में कभी इमरजेंसी नहीं लगी, मतलब कि वो वैसा बनाना जुगाड़ करना जैसा आजकल होता है, उस तरह का उन्होंने कभी सोचा नहीं। मैं ये चाहूंगा कि इस किताब में जो कुछ दिया गया है, इतिहास जो है बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि एक तो हम लोग इतिहास लिखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, और जो इतिहास रहता है जो सही ढंग से वो तैयार नहीं होता है, जो होता है तो उससे सीखते नहीं है। और हम लोग आज भी 1947 में जो गलतियां की है वो गलतियां 2017 में भी कर रहे हैं। इतिहास से हम लोग सीख नहीं रहे, उसको सीखने की जरूरत है। इस किताब में जो कुछ लिखा गया है उसको आप लोग पढ़िए, और अंग्रेजी में जो बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स, दोनों पंक्तियों के बीच में जो है उस अर्थ को समझिए। तो मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी भला होगा सबका, और झारखंड का भी, खास तौर से झारखंड के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वचन के बोल। मित्रों, हमें लगता है कि अब अकादमिक आगे बढ़ा है। शब्द जो है वो शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही जीवन है, शब्द ही रंग है। बीपी साहब, अध्यक्षता कर रहे झारखंड सरकार के मंत्री श्री मुंडा जी, मुख्य अतिथि माननीय स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली श्री डॉक्टर दिनेश राव जी, इस पुस्तक के लेखक और हम लोगों का महान पत्रकार और अभी सांसद श्री हरिवंश जी, रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी, प्रभात प्रकाशन के डॉक्टर पीयूष जी। कहा गया है, जैसा अभी बलबीर जी ने कहा, कि काफी गहन अध्ययन के बाद और विशेष करके जो झारखंड के आंदोलन या उससे पहले का जो इतिहास है, उसके जो अगुआ रहे जयपाल सिंह, जिसको ये झारखंड मोरन गोमके की के नाम से जानता है, उसके बारे में इतनी लंबी दास्तां इन्होंने लिखी और एक ऐसा इतिहास लिखा जो अपने आप में एक। जब हम स्टूडेंट थे, मैंने इतिहास विषय इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि उसमें केवल वो जितने भी ईस्वी, सन, महीना, वर्ष, तिथि, तारीख, और इसलिए मैंने इतिहास लेखन की वो शैली है जो आज प्रचलित है और पत्रकार के रूप में चूंकि उन्होंने लिखा है, तो वैसी परिस्थिति में तटस्थ होकर के उन्होंने लिखा, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए आज जो इतिहासकार हैं उनकी अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार वो तथ्यों का एक्सप्लेनेशन करते हैं। पत्रकार किसी भी तरह से अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के कोई लेखन नहीं करता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बलबीर जी ने जयपाल सिंह पर जो किताबें लिखी और चीखी उसका नाम रखा कि जो उसमें अनछुए पहलू है। मैं ये मानता था कि मैंने बहुत नजदीक से झारखंड आंदोलन को देखा है और जयपाल सिंह के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, खास करके उनकी जो जीवनी लिखी गई उनके बेटे के द्वारा, उसको भी पढ़ा। लेकिन बहुत सारी बातें, विशेष करके ये घर का जो मामला था,
मैं ये समझता था कि इतने बड़े महल में जयपाल सिंह रहा करते थे, क्योंकि उनका रहन सहन ऐसा था कि किसी एक बड़े आदमी राजा रजवाड़े की तरह उनकी जो जीवन शैली थी। लेकिन ये तथ्य मुझे इनकी इस किताब से और उनसे डिस्कशन करने के बाद ही ये पता लगा। इसलिए बलबीर जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतने एक बड़े आदमी को, जिसके संबंध में कुछ बातें जो लोग हम नहीं जानते हैं, उसको उन्होंने सामने लाने की कोशिश की। अब इस किताब में जो कुछ भी कहा गया है, अधिकतर बातें मुझे देखने से ऐसा पता लगा कि जयपाल सिंह के जो वीकनेसेस थे, जो उनके जीवन के ऐसे पहलू जिनका वास्ता आम लोगों से के जीवन से नहीं था, झारखंड के आंदोलन की कहानी भी जो उन्होंने लिखी, उसके संबंध में भी जो झारखंड में जितने भी आप कहें घटनाएं हुई, और झारखंड पार्टी से लेकर के आज तक जितनी भी घटनाएं, उनके मृत्यु तक जो भी घटनाएं हुई, उनमें उनका जो रोल रहा, उस रोल में निगेटिव पॉइंट जो उनके थे उनको आपने उजागर किया है। ये एक अच्छी बात है, हम ये स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिस हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ये है कि हम हीरो वर्शिप करते हैं, और हीरो वर्शिप करते करते व्यक्ति के जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनकी जो वीकनेसेस है, उनको हम भूल जाते हैं। व्यक्तित्व तो कभी भी केवल पॉजिटिव और केवल हीरो वर्शिप से नहीं आंका जा सकता। इसलिए बलबीर जी को फिर एक बार बधाई कि उन्होंने जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनके, जैसे उन्होंने बताया हॉकी वाले संबंध में, कि हॉकी में, क्योंकि मैं भी ये जानता था और लोगों से चर्चा भी किया करता था कि 1928 के एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ, उसमें भारत को जो पहला गोल्ड मेडल मिला, उसके सरदार, उसके कैप्टन जयपाल सिंह थे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, और जैसा आपने कहा कि कई किताबें हैं जिसमें भी इसका मेंशन होता है कि वो उस टीम के कैप्टन थे जिसने पहली दफा हिंदुस्तान के लिए हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। मित्रों, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये जानते हैं कि जैसा बलबीर जी ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी जो भूमिका रही, वो भूमिका अद्वितीय थी। और मैं ये कहूं कि जैसा एक किताब लिखी है एक प्रोफेसर केवी राव, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष रहे और बहुत बड़े विद्वान थे, बड़ी अच्छी किताब लिखी उन्होंने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। और इस किताब में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉम्पोजिशन के संबंध में लिखा है कि कौन कौन से लोग थे और किस किस समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे। तो एक छोटा सा पैराग्राफ उसमें जयपाल सिंह पर भी है, और जयपाल सिंह के संबंध में उन्होंने ये लिखा है कि हिंदुस्तान के जो बिखरे हुए आदिवासी समाज का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेतृत्व किया। और उन्होंने ये भी लिखा है कि समय समय पर जब कभी भी आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ड्राफ्टिंग कमेटी को जो कुछ भी डिसीजन लेना पड़ता था, उसमें बिना उनकी सलाह के कोई डिसीजन नहीं लिए जाते थे। आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि संविधान बनने के पहले ये जो आदिवासी क्षेत्र है, जिनको आज हम 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के नाम से जानते हैं, ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पहले पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से जाना जाता था। उसको बदलने में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने ये विषय आया, तो उसको 5th और 6th शेड्यूल में बदलने में ये जयपाल सिंह की भूमिका
बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो इसलिए यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जो पहलू जो अभी तक छुआ नहीं जा सका है कि इस झारखंड के जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने किस तरीके से इस क्षेत्र के संबंध में वकालत की, उसके लिए अगर आप विधानसभा की लाइब्रेरी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के सारे वॉल्यूम्स अगर उपलब्ध करा दें और हम जैसे लोगों को अगर ये परमिशन दे दें, या बलवीर जी को ही परमिशन अगर आप दे दें, तो बलवीर जी उस पर भी एक बड़ी किताब तैयार कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, विधानसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स अगर नहीं उपलब्ध हैं, तो वो बाजार में उपलब्ध हैं, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से आप उन्हें मंगवा सकते हैं। और वो अगर उन्हें मंगवा ले तो हमें परमिशन दे, बलवीर जी को आप परमिशन दे, बलवीर जी के ऊपर बल्कि आप दबाव डालें तो उनको देख करके, और वो उसके संबंध में जयपाल सिंह को विशेष करके और भी जो लोग यहाँ से थे झारखंड से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने क्या क्या उसके संबंध में डिस्कशन किया, उसके ऊपर भी एक किताब बलवीर जी के द्वारा लिखी जानी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं फिर एक बार बलवीर जी को बधाई देता हूं और साथ ही साथ प्रभात प्रकाशन के पीयूष जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस किताब को प्रकाशित किया और बलवीर जी से लिखवाया। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी कि आप और भी किताबें इसी तरीके से झारखंड के संबंध में लिखवाएं, क्योंकि इतिहासकारों ने झारखंड आंदोलन और झारखंड का बहुत ही सत्यानाश कर दिया है। मुझे माफ करेंगे जो इतिहासकार यहाँ हैं, उन्होंने इसका सत्यानाश कर दिया क्योंकि उन्होंने कोई भी ऑथेंटिक किताब नहीं लिखी। बलवीर जी को खुद ही महसूस हुआ होगा कि जयपाल सिंह के ऊपर लिखने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं वो उपलब्ध हैं या तो जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उनके जो करस्पॉन्डेंस थे उनके द्वारा, या फिर जो मिशनरीज थे उनकी जो राइटिंग्स थे उनके द्वारा, तो उन्हें बहुत ही ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी किताबें लिखी गई हैं। मैं फिर एक बार बलवीर जी से गुजारिश करूंगा कि आप फिर अगली किताब इसी संबंध में लिखें और हम लोग इससे लाभान्वित हों। लेकर के जयपाल पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन करें। बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है कि आज झारखंड के वैसे नायक पर जिन पर अब तक काफी कुछ कहा नहीं गया था, लोगों ने कुछ बलवीर दत्त जी ने किया है। यह सचमुच एक साहसिक काम है या एक शोध का कार्य है। और इस विमोचन लोकार्पण के बाद हम अपने तमाम मीडिया शिरकत करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहेंगे कि आप स्थान ग्रहण करें मित्रों। एक लीग से अलग हटके शिक्षाविद को, उससे पहले ये याद आता है मित्रों, लोग कहते हैं यहाँ बहुत लोग, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। और हम चाहेंगे, हमारे पीयूष भाई का ये आग्रह है कि पहले हम लोग माननीय आदरणीय बलवीर दत्त जी का सम्मान करें, उसके बाद हम जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव। आप ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है मित्रों, तालियों से स्वागत करें। और साथ ही हमारे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी एक स्मृति चिन्ह जो गणपति का है, जो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है बलवीर दत्त जी को। ये बड़ा ही ऐतिहासिक, बड़ा ही भावनात्मक क्षण है मित्रों। ये क्षण बहुत लंबे समय के बाद आता है और हम चाहेंगे कि हमारे अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बड़ा अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। हम अब आमंत्रित करेंगे बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड के
रांची विश्वविद्यालय के जाने माने शख्सियत और शिक्षाविद आदरणीय रमेश चंद्र पांडे। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उपस्थित है। इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद श्री हरिवंश जी, मंच पर आसीन रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर। मेरा नाम जयपाल सिंह कैसे हो गया ये मुझे खुद मालूम नहीं है। मैं और कुछ लोग आज से 20-25 साल पहले उनके गांव में गए, वहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, कुछ बुजुर्ग मेरे से बात हुई, तब उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर जयपाल सिंह आया करते थे। उसके बारे में प्रचारित किया गया कि कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती थी, इसे यहाँ पर विलय किया, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि बहुत बड़ी गलती है। गवर्नर साहब सर, इन मौजूदा राजनेताओं के लिए किताब कितना अहम है? मैं ये बता रहा था, तो उसमें ये कोरेस्पेंडेंस हुआ जयपाल सिंह और कांग्रेस के नेताओं के बीच, जिसमें जयपाल सिंह ने कहा कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये जो पत्राचार हुआ तो इस सब में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत होती है, और बहुत सी जो जानकारी थी जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय की या कुछ है, मुस्लिम लीग के साथ इनके संबंध, काफ़ी लोग और मेहनत से वो जानकारी मिली। आप क्या पूछ रहे हैं? मौजूदा राजनेताओं के लिए आपने कहा कि 1947 वाली गलती 2017 में भी हो रही है, तो कितना अहम है ये किताब, पढ़ना चाहिए उनको? अहम ये है कि झारखंड आंदोलन जो था वो भटकता रहा। अगर वो आंदोलन सही दिशा में रहता और सबको साथ लेके चला जाता तो सन 2000 में उससे बहुत पहले ही बन जाता झारखंड। मान लिया अगर नहीं भी बनता तो जयपाल सिंह का बहुत आदर और सम्मान होता है, लेकिन उन्होंने बीच में ही आंदोलन जो है, एक तरह से तो 1963 में आंदोलन समाप्त ही हो गया। उससे कई वर्षों बाद फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड नाम से कुछ और ग्रुप बने, और भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया कि हम भी छोटा राज्य चाहते हैं, तब जाके झारखंड का निर्माण हुआ। लेकिन यह है कि झारखंड के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको झारखंड के हित में जो आपसी एकता होनी चाहिए वो सीखना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम भी यहाँ आए थे एक बार जब वो राष्ट्रपति थे, उससे पहले भी आए, बाद में भी आए, तो उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि ये जो दक्षिण के राज्य हैं ये उत्तर के राज्यों से ज़्यादा खुशहाल है, ज़्यादा डेवलप्ड है। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वहाँ के पॉलिटिशियन चाहे आपस में कितना लड़े झगड़े प्रिंसिपल्स को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, लेकिन जब अपने स्टेट का हित आता है, अपने राज्य तो सब एक हो जाते हैं। कर्नाटक का हित है तो सभी दल कर्नाटक एक हो जाएंगे, तमिलनाडु का हित है तो एक हो जाएंगे। यहाँ पर वो बात नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा, झारखंड मोमेंटम में ऑपोजिशन का कोई नहीं था, सत्ताधारी दल के भी कई लोग नहीं थे। ये सीखने की बात है ना, कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। सबसे मुश्किल बात तो ये है कि हमारे पॉलिटिशियन किताब भी तो नहीं पढ़ते हैं। थैंक यू। बलवीर जी ने इस रोमांचक अनकही कहानी पुस्तक में अनेक ऐसे अवसरों का जिक्र किया है, जबकि एक साथ जयपाल सिंह जी मुस्लिम लीग से भी बात कर रहे हैं। जयपाल सिंह जी जो है सो हिंदू सभा से भी बात कर रहे हैं, उसी बीच वो कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ की जो राजनीति रही है उस राजनीति में उनकी अहम भूमिका रही है। उसको हम लोग जिस रूप में भी देखें, और इस विवादास्पद विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन
इतिहास शिक्षक रहे हैं, उनके देखने का नजरिया अलग है रहा है। हमारे श्रवण जी हैं, उनके देखने का नजरिया अलग है। हमारे भूतपूर्व प्रो वाइस चांसलर उर्दू के विद्वान सीन अख्तर साहब हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जो वर्णन इसमें दिए गए हैं और इसका मैंने अध्ययन किया है, यह अध्ययन कर यही मैंने पाया है कि जयपाल सिंह का जो चरित्र है उस चरित्र पर अध्ययन की आवश्यकता है। और विशेषकर ये बातें जो इसमें उल्लेखित हैं, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ उनकी मुलाकात का जिक्र है, मैं उन्हें उस समय 3000 की राशि दिया करते थे। मैं जब से रांची में आया हूँ, मैंने जो जयपाल सिंह के बारे में जाना है और जयपाल सिंह जिस तरह से रहते थे, काफी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति के रूप में रहा करते थे। और आज ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि वो जिस भवन में रहते थे वो भवन उनका नहीं था, लेकिन इस प्रयास के लिए हमारे रांची शहर के से ही आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा निकले, क्योंकि ऐसा किसी कवि ने कहा है कि मेरे वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो आपका प्रयास सफल हो। आप जो चाहते हैं कि हर चीज रांची से सफलता प्राप्त होगी, रांची में कुछ ऐसा होगा जिससे कि रांची का विकास होगा, झारखंड का विकास होगा। और आपके प्रयास में रांची विश्वविद्यालय की ओर से जो भी सहयोग सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय रमेश चंद्र पांडे जी को। अब आवाज दे, मैं संजय झा, होशो हवास में आप सबको हाजिर नाजिर जानकर मानकर। कुलपति का नाम रमेश कुमार पांडे है, आपको तो आवाज सुन नहीं। सर हो सकता है सर, क्षमा करेंगे, रमेश चंद्र पांडे माफ करेंगे सर, नाम में क्या रखा है सर। हर हाल मित्रों ये है, मैं होशो हवास में जो कहने जा रहा हूँ, जिनको आवाज मंच पे जाने से शोषण के खिलाफ इतिहासकार ने सत्यानाश कर सपनों को जमीन पर उतारने की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा, को फिनाले गया वह योद्धा जो शब्दों के रचनाकार रहे, 2017 वह योद्धा जिन्होंने कहा कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हम उस योद्धा, झारखंड के उस नायक को, झारखंड के उस मुक्तिकामी योद्धा को आमंत्रित कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं आदरणीय हरिवंश जी को कि आप आए और अपने दो शब्द आदरणीय जयपाल सिंह जी के बारे हरिवंश जी को हम बुला। जोहार। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे झारखंड के मंत्री माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा, मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष माननीय दिनेश राव जी, विशिष्ट अतिथि भाई वीपी शरण जी, डॉक्टर रमेश पांडे जी, कुलपति रांची विश्वविद्यालय, प्रभात प्रकाशन के हमारे मित्र पीयूष कुमार जी, संचालन कर रहे संजय झा जी और आदरणीय बलवीर दत्त जी। इस सभागार में बैठे अनेक मित्र जब मैं लौट कर देखता हूँ तो उनके साथ काम करने, अपनी यात्रा में रहने और अनेक वैसे सुखद क्षण जिन्हें आज भी मैं याद करता हूँ, सारे लोगों को मैं हम देख रहा हूँ जो संघर्ष सृजन हर पल के मित्र है। रवि जी, महुआ माझी जी, हुसैन कच्छी जी, बैजनाथ जी,
अशोक जी, श्रवण जी, आर्यन सिंह जी, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवीण जी, विद्याभूषण जी, हिमांशु जी, महादेव टोको जी को मैं कुछ देर पहले देखा था, उमर भाई, निखिलेश जी, सी नक्ता साहब, गिरधर मौजू जी, भुवनेश्वर मेहता जी, विनोद पोद्दार जी, धर्मराज जी, विक्रमादित्य जी और अनेक सारे मित्र। लगभग 10-15 दिनों पहले बलविंदर जी ने मुझे फोन किया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है और जयपाल सिंह पर मैंने पुस्तक लिखी, उसके लोकार्पण में मौजूद रहना है। मुझे कहीं बाहर जाना था, भारत सरकार के एक डेलीगेशन में। मैंने चुना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। बलविंदर जी को मैंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में रहूंगा। 2 वजहों से मैं जब लौट कर देखता हूं खुद अपने बारे में, तो जहां मैं पैदा हुआ सिर्फ 14 साल रहा, 7 साल बनारस में पढ़ा, लगभग 4 साल के आसपास महाराष्ट्र मुंबई में काम किया, 2 वर्ष के लगभग 1.5 वर्ष के लगभग हैदराबाद में रहा और उसके बाद 1.5 वर्ष के लगभग पटना, फिर 4 वर्ष 4.5-5 वर्ष के लगभग कलकत्ता और बाकी 28 साल झारखंड में रहना हमने चुना किस राज्य में हमें रहना है। और आज की तारीख में जो मेरे पास एक घर है वो सिर्फ झारखंड में ही है। तो कई मेरे पुराने मित्र पूछते हैं कि आप यहाँ हैं या नहीं। मैंने कहा बलविंदर जी के कार्यक्रम में मौजूद होकर बता सकूं मैं यही हूँ, यही रहूंगा। मित्रों, बलविंदर जी के कार्यक्रम में क्यों मैंने रहना चूज किया, बाकी चीजें छोड़कर। उनको मैं लगभग 1979-80 से जानता हूं। मैं धर्मयुग में काम कर रहा था मुंबई, किसी सिलसिले में पहली बार रांची आया था। बलविंदर जी को सूचना मिली, उन्होंने रांची के, पता नहीं उनको याद है या नहीं, रांची के पत्रकारों को बुलाया कि बाहर से कोई आया है तो हम मिले, बैठे, बात करें, संवाद करें। तब से लेकर आज तक पत्रकारिता के बारे में जो बुनियादी उसूल और धर्म है जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, तथ्यों से लेकर के और बाकी आचरण के बारे में, बलविंदर जी उसके प्रतीक है। और मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहूंगा, पर एक जगह मुझे हाल में दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण जगह बताना पड़ा उनके बारे में, क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग दिल्ली के बाहर नहीं जानते। तो मैंने कहा कि पत्रकारिता जिन जगहों पर कुछ वसूलों के साथ जिन लोगों के माध्यम से खड़ी है, उसमें बलविंदर जी यहाँ के। और ये उनकी कई पुस्तकों में से यह है, लेकिन कई महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी। एक तो झारखंड आंदोलन पर है ही, दूसरा संयोग से 2004 में पाकिस्तान के साथ जाने का मुझे मौका मिला। वह कैसे रावलपिंडी से आए थे, वहां की क्या स्मृतियां थी, हम लोग साथ वहां गए। संयोग से उनके घर नहीं जा सका था, जिसका अफसोस मुझे आज भी रहता है। उसके बाद यह महत्वपूर्ण पुस्तक। दरअसल हम झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए अगर 19वीं सदी में बिरसा मुंडा बहुत बड़े व्यक्ति हुए, आइकन हुए, तो उसके बाद जयपाल सिंह हैं अपनी सारी कमियों के बावजूद। और मैं आपको बताऊं तो किसी महापुरुष में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सारे गुणों की खान हो। सब में अपनी कमियां, जीनियस। और मैं इस कारण भी कह रहा हूं कि जब मैं संपादक था, अब नहीं हूं क्योंकि बहुत दिनों तक काम किया, रिटायर हुआ, तो मेरे रहते हुए जिस अखबार प्रभात खबर में था, कुछ मेरे पुराने मित्रों ने ला कर दिया कि जयपाल सिंह जी की यह ऑटोबायोग्राफी है, इसको छपना चाहिए। तब तक कहीं छपी नहीं थी, बस मैंने पढ़ी, मुझे बहुत रोचक पुस्तक लगी। आमतौर से लोगों की धारणा है कि अखबार तो छापती है, पुस्तकों पर सब छापते हैं, ऐसा है। पहला काम मैंने अखबार के जो मुख्य काम है उससे अलग हटकर उस पुस्तक को छपवाने का काम किया। फिर मुझे लोभ आया, तुम छाप रहे हो, फॉरवर्ड लंबा खुद पे नहीं, पर मुझे लगा नहीं, ये शायद मेरी निजी वासना है कि इनके साथ मेरी पब्लिसिटी हो, ये काम मैं नहीं करूंगा। उस पुस्तक को यथावत उसी रूप में हमने लोबीर सेंद्रा के रूप में छापा, जिसका बलविंदर जी ने उल्लेख किया।
क्यों छापा? क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस राज्य में हम लोग हैं उस राज्य के जो आइकन हैं वो उनमें श्रेष्ठ लोगों में जयपाल सिंह जी हैं। और बलबीर दत्त जी को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रमाणिक ढंग से, देखिए व्यक्ति की खूबियां और कमियां होती है, पहली बार तथ्यात्मक ढंग से उन पर पुस्तक लिखी। और दूसरी बधाई की वजह पद्मश्री को मिलना ऐसे व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। ये सारे सम्मान ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए जो सचमुच अपने काम के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता रखते हैं, एक आदर्श रखते हैं। मित्रों, क्यों ऐसी ट्रेडिशन नहीं चल रहा? और इतिहास क्या है मैं भी आपको जो सुना हो बताऊंगा, उससे आप जोड़ कर देखिए। धन्य विधि के विचारे दुखिया हरे जयपाल सिंह चरण पधारे। तो भगवान को धन्यवाद कि उन्होंने दुख खत्म करने के लिए, हरने के लिए जयपाल सिंह को यहाँ जन्म दिया। अब आप बिहार में चले जाइए तो किसी और राजनेता के बारे में लिखा जाएगा, देश में कहीं और चले जाइए तो किसी और के बारे में लिखा जाएगा। तो राजनीति में ही प्रवृत्ति है और पुरानी है जो चल रही है। मित्रों, पर मुझे लगता है कि इसकी कोटेशन मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, नाम याद नहीं कर पा रहा। जब इस प्रसंग को पढ़ा तो इतिहास हमें बताता क्या है। कोटेशन था, हाउ वी हैव बीन 6000 इयर्स, जब से ह्यूमन सभ्यता, मानव सभ्यता एक बेहतर तरीके से जंगल को छोड़कर रहना, कामकाज करना सिखा रह रहे हैं, तो हमारा आचरण किस तरह का रहा है यही तो इतिहास बताता है। तो पहले भी बड़े नेताओं की चारण कविताएं लिखी जाती थी, आज भी लिखी जाती है। ये हमारे समाज के सोचने की धारा भी बनी हुई है। पर इस पुस्तक में एक बड़ा दिलचस्प और डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ते हुए मुझे आज की राजनीति और झारखंड की राजनीति, एक ईमानदार पॉलिटिकल कार्यकर्ता की आज की तारीख में क्या पीड़ा और बेचैनी है। जरूर जो लोग इसको जानना चाहते हैं वो आज से लगभग 58 में लिखे उनके कुछ पत्रों को पढ़ें। अद्भुत है उसमें, और क्या भाषा की सुंदरता है। मैं कुछ अंश पढ़कर के आपको सुना रहा हूं। मैं श्री जयपाल सिंह और उनके दरबारियों श्री दिनेश बेग, श्री टी बोदरा, श्री शिशिर कुमार बागे और श्री गोपाल दास मुंजाल की अगुवाई कराकर 31 मार्च 1958 को झारखंड पार्टी के जिला सभापति के नाम से इस्तीफा देकर मौन होकर क्यों बैठा। यह एक चिंतन का विषय है। हो सकता है कि आपके दिल और दिमाग में उथल पुथल मचा दे। आपके बाबू से मिले, बाबू ने ऑफर किया, वो उनको 350 रुपए स्वीकार नहीं था। फिर वो के बाद नाम महासभा करने का जयपाल सिंह जी ने, और क्या लिखा उन्होंने अपने आई वाज इन डिमांड एवरीवेयर। इसके बाद देश में हर जगह मेरी डिमांड बढ़ गई, मुझे लोग बुलाने लगे आदिवासी मौज के बारे में। This went to my head, ये मेरे दिमाग में चला गया, मेरा दिमाग मतलब अहंकार से भर गया। The greatness of man, मेरी दृष्टि में I was in demand everywhere. This went to my head. I neglected my wife. She refused to come to Ranchi. She believed I would surrender and give up the fight against the Congress. यानी अपनी कमियों को भी देख पाने की क्षमता। उस वक्त मेरा दिमाग जब बहुत सारी जगहों पर मुझे निमंत्रित किया जाने लगा बोलने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ा, तो मेरा दिमाग अनियंत्रित हो गया। मैं एक तरह से कहने का था कि मैं बहुत अहंकार में आ गया। ये चीज भी उस पर थी और अनेक ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। पर देखिए, पार्लियामेंट के 2 डिबेट हमने निकाले इस बार आने के एक दिन पहले, और आते हुए मैं पढ़ रहा था सी कि एक व्यक्ति झारखंड से निकलकर वो कितनी तरह के विषयों पर उस वक्त बात करते। तो आज के हमारे पार्लियामेंट्रियंस या झारखंड विधानसभा क्या बहस होती है आप रुचि देखते हो, आज से नहीं पिछले 16 वर्षों से देख रहे हैं आप। पर यहां से निकला एक व्यक्ति क्या बोलता है पार्लियामेंट में, ये वो भाषण काल से 20 मई 1952, और कहते हैं आदिवासियों के बारे में, आई कम फ्रॉम on behalf of the Jharkhand party, on behalf of Adivasi, the most ancient aristocracy of India. यह आत्मगौरव है। The most ancient aristocracy of India. और मेरे जैसा आदमी मानता है, मैंने कई बार रामदयाल जी को कहा था कि मैंने क्यों झारखंड में रहना चुना, वो एक अलग प्रसंग है। पर
यह कहते हुए वह देश के आदिवासियों गरीबों की बात कहते हुए आगे यह भी कहते हैं कि कैसे ब्रिटिश रिजिम और द प्रोविजनल गवर्नमेंट और इवन दिस पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट has criminally neglected the most ancient and the original people of India. पर झारखंड आदिवासी हितों के बाद देखिए क्या फर्क है। वो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सवाल उठाते हैं, देश की सेना के बारे में। और क्या सवाल उठाते हैं? On this occasion, I joined hands with a friend who spoke today. I think it is the first time that any compliment has been given to our armed forces. I do not remember a single occasion during the last 6 years when the army had been congratulated for anything, except perhaps when there was a police action, when the army were doing the rightful job. यानी उस व्यक्ति की दृष्टि लोकल भी है और देश की सेना की चिंता भी उस व्यक्ति को है। कितनी व्यापक दृष्टि है। और एक बड़ा मार्मिक प्रसंग सुना, वो आर्मी के किन सवालों को उठाते हैं। कहते हैं जब नेहरू जी की कैबिनेट बनी, Only the other day I heard that as for the administrative province, मैं चाहता हूँ कि administrative province बने जिससे भारत का शासन बेहतर हो सके। मित्रों बहुत सारी चीजें थी, इनमें कभी और प्रसंग होगा तो मैं सुनाऊंगा। दरअसल मैं मानता हूँ कि वो बड़े संपन्न व्यक्तित्व के बहुत दृष्टिवान और मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी थे और हमारे झारखंड के लिए गौरव थे और ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। उस वक्त की खुफिया रिपोर्ट भी जो उनके मित्र अंग्रेज अधिकारी थे वो भी उनके बारे में है। तो बुक्स जो है आपको रास्ता दिखाती है और आप उम्र बढ़ती है एक तरह से आपका मनोरंजन भी करती है। सपोर्ट अस अंडर सॉलिट्यूड, जब आप अकेले होते हैं तो ही आपका साथ देती है, वही मार्गदर्शन करती है। फ्रॉम बीइंग ए बर्डन टू आवरसेल्फ, हम खुद अपने पर बोझ न बन जाए, इसके लिए किताबें ही हमें सहारा देती हैं। दे हेल्प अस टू फॉरगेट द क्रॉसनेस ऑफ मेन एंड थिंग्स, करेज और केयर्स एंड और पैशंस, हमारे जीवन में जो करेज और पैशन उसको आगे बढ़ाने के काम उसके ही करती हैं। एंड ले और डिसअपॉइंटमेंट से स्लीप, और हमारी निराशा को खत्म करने हटाने का काम भी वो करती हैं। व्हेन वी आर वेरी ऑफ द लिविंग, जब हम रहने से थक चुके होते हैं, जीवन बोझ लगने लगता है, वी मे प्रिपेयर टू द डेड, तो हम उस लगभग डेड बन चुके जीवन से पुनः अगर जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ और ताकत नहीं देती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पुस्तकें ही ताकत देती हैं। उसको ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। आपने ध्यान से सुना, मैंने समय कुछ ज्यादा लिया होगा, क्षमा भी और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई संपादक हरवंश जी को बहुत दिनों बाद सुनने का। संपादक बहुत एक आईना, और भाई साहब कह रहे थे कि नाम, हमने कहा कि नाम में क्या रखा, नाम क्या हाल है जहाज जी, झारखंड आते हैं क्या हाल है जहाज जी, फलना का नाम सिंह जी, फलना का नाम महतो जी, नाम बहुत है। मित्रों हम आवाज देंगे अब झारखंड विधानसभा के सबसे लोकप्रिय मृदुभाषी विधानसभा अध्यक्ष, जिनमें सचमुच सुनने का साहस है, धैर्य है। विधानसभा से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में हम आवाज दे रहे हैं आदरणीय दिनेश उरांव जी को कि आप आए और अपना संबोधन करें। प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित बलबीर जी द्वारा लिखी पुस्तक आज लोकार्पण का सुंदर अवसर है। और इसी पावन अवसर पर मंच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने झारखंड सरकार के सम्मानीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, मुख्य वक्ता के रूप में जिनका हम सबों ने अभी सार गर्भित जयपाल सिंह मुंडा जी के कृतियों पर और सारी विषयों पर विस्तार रूप से हम लोगों ने सुना है। ऐसे परम आदरणीय हरिवंश जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित
हम सबों के अभिभावक, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे सर जी, पूर्व प्रति कुलपति शरण सर जी, और मंच में जिनके लिए आज हम लोग उनका आभारी के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं, जैसे आदरणीय बलवीर दत्त जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अपने डॉक्टर निर्मल बेन जी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी, डॉक्टर सीन अख्तर जी, दूरदर्शन के सम्मानीय निदेशक, साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अपने बैजनाथ मिश्रा जी, रोशनलाल भाटिया जी, अपने रांची के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर सतीश मिड्ढा जी, और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अपने सभी वरीय शिक्षक अभिभावकगण, और आज के कार्यक्रम में अपने न्यायमूर्ति विक्रमादित्य जी, महाधिवक्ता विनोद पोद्दार जी, अपने कमल घोष जी देख रहे हैं, और राधा के अपने जिनका भाई संजय जी का जो मान संचालन का जो विषय है, और अपने गुरुदेव डॉक्टर गंधू सर, आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अपने मानव वैज्ञानिक, भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण रांची जो क्षेत्र है उसके सम्मानीय निदेशक मिश्रा जी, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अपने माताएं बहनों, अपने सभी आदरणीय भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से अपने परम श्रद्धेय बलवीर दत्त जी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है, और पुस्तक लिखने के बाद हम लोग जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी, तो अगर पारिवारिक बैकग्राउंड देखा जाए तो कुटी से ही वो आते हैं, और हम लोगों के क्षेत्र में उनकी जो पिताश्री थे जो टी मुची राय मुंडा, उनको छोटा नागपुर के गांधी के रूप में लोगों को पूछते थे और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। मैं तो दूर दराज देहात से आया हूँ, और मुझे बड़ा सौभाग्य आज प्राप्त है, और अपने को मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अपने बलवीर दत्त जी के लिखी पुस्तक का जब लोकार्पण होगा, मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। ये मेरे लिए मेरे जीवन का लगता है कि बहुत बड़ा दिन है। मैं निश्चित रूप से इनके कृतियों पर बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए मैं उपस्थित नहीं, लेकिन इतना बात जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मानव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और मानव विज्ञान के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो जिन तथ्यों का संकलन का उल्लेख अपने बलवीर दत्त जी की ओर से किया गया है, शुरू में ही इन्होंने अपने उद्बोधन में भी इस विषय का उल्लेख किया, और वह आत्मकथा के द्वारा जो शुरुआत की अपने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जीवनी, उसके बाद उस लोकसभा के स्पीकर रहे शिवराज पाटिल जी, और शिवराज पाटिल जी के बाद स्पीकर रहते हुए जो रचनाएं उनके संदर्भ में प्रकाशित हुई 1996। फिर 2008 में जब शिवराज पाटिल जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, और उसमें कुछ कमियों का उल्लेख इन्होंने बड़े सफाई ढंग से रखने का प्रयास किया। मैं उसको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से तथ्यों का संकलन के संदर्भ में सार्वजनिक विषयों का उल्लेख,
इन्होंने किया। मैं एक बहुत छोटा अपने को कार्यकर्ता समझता हूँ और आप सबों का स्नेह मुझे प्राप्त है, इतना ही मेरे लिए काफी है। दूसरी विषय इन्होंने उल्लेख किया कि जब 1939 का जो विषय है आदिवासी सभा, आदिवासी महासभा का भी जिक्र इन्होंने किया है और उसके संदर्भ में उन्होंने कहा भी है कि जब अपने विषयों को, अपनी जो अस्मिता है उसके संदर्भ में इसी प्लेटफॉर्म संगठन के माध्यम से रखने का प्रयास उनके द्वारा होता है। और तत्पश्चात या आगे चलकर 1950 में, अगर मैं सही हूं, क्योंकि मुझे बोलने का आदत बिना देखे थोड़ा सा प्रयास करता हूं, बहुत लोग पूरा पुस्तक लेकर आते हैं, मैं पढ़ाता भी था कॉलेज में, तो मैं बिना देखे पुस्तक लेके पढ़ता। ये मेरी एक चित्र है, अपना एक अनुभव है। मैं कहना चाहता था कि जब 1950 में जब झारखंड पार्टी की स्थापना, लोगों का तो कहना है कि आदिवासी महासभा को मर्ज करके झारखंड पार्टी की स्थापना की गई और स्थापना, झारखंड पार्टी की स्थापना होती है और होने के बाद खूंटी ही नहीं, रांची ही नहीं, छोटा नागपुर के तमाम क्षेत्रों में इनकी जयकारा लगने लगा कि हमारे बीच में विदेश से पढ़कर हमारा जो बालक है वह निश्चित रूप से झारखंड, अभी हम लोग कहते हैं झारखंड राज्य, लेकिन उस समय छोटा नागपुर और संथाल परगना जो चाईबासा का जो मूवमेंट था, निश्चित रूप से चाईबासा और खूंटी और रांची और ये रामगढ़ जो पद्मा राजा का जो क्षेत्र था, उस पर भी मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। तो ऐसे क्षेत्रों में इनको काफी श्रद्धा मिली, महत्व मिली और चूंकि इनके माटी में ही इनके शरीर, जो झारखंड की जो धरती अभी है, जिस तरह से इनका बाल्यकाल में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, स्पीटी एक्ट, जिसकी चर्चा आज पूरे झारखंड राज्य में हो रहा है, उनके बाल्यकाल में यह एक्ट लागू हुआ, छोटा नागपुर संथाल परगना और छोटा नागपुर की धरती, और जिसका परिणाम है कि उसके साथ ही साथ जब ये अपने विषय को, बहुत लोग कहते हैं कि इनको सही ढंग से, कभी कभी जैसे डॉक्टर कैंसर अनुज जी हैं, जब 1952 का चुनाव था, लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ संदेश गया कि छोटा नागपुर क्षेत्र में दो लोग काफी तीव्रता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, एक राजा और दूसरा जयपाल सिंह। तो मुझे याद है कि 1967 वगैरह का विषय रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी सिसई के ही रहने वाले हैं और पोखरा का फील्ड में, यानी रामगढ़ के राजा साहब चुनाव प्रचार में आए थे। मैं छोटा था, मेरे बाबूजी पेशे से शिक्षक थे, मैं भी वो उड़नबाज देखने हम भी गए थे और जब उड़ने का बात हुआ तो कुछ खराबी आ गई थी और खराबी आने के बाद वहाँ एक मुसलमान जो हम लोगों के काफी श्रद्धा मानते थे, रिजवान अब्बाब, उठे गए, कुछ छूछा किए तो तिरछा, तो लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर बना था। तो ये एक प्रसंग है और इसी संदर्भ में मैं अपने को काफी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप सबों का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपनी ओर से इन बातों को समाप्त करके बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष का। मित्रों, मैं बड़ा छोटा, बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं विचारधारा की तलाश पूरे देश में और पूरी दुनिया में करता हूँ। और आज का जो दौर है, हमें नहीं पता कहाँ किसका कौन सा विचारधारा है। मैं अभी पतंजलि जी का योग सूत्र अभी फुर्सत के क्षण में घर में बैठे पढ़ रहा हूँ। तो पतंजलि कहते हैं कि किसी की कोई विचारधारा नहीं, आपका भोजन ही आपका विचारधारा है।
लेकिन आप जैसे ही बुद्ध को पढ़ेंगे तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मन जैसी कोई चीज नहीं होती। हर हाल विचारधारा की अंदर चल रही है। लीजिए अपना चेहरा, कल आप जुलूस के पीछे गिर गया। हम अब आवाज देंगे ग्रामीण विकास मंत्री, बड़े ही लोकप्रिय नेता झारखंड के और खूंटी के इलाके के रहने वाले, और आप में योग्य आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी को तालियों से स्वागत। आज से विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश राव जी, जिस पुस्तक को हम आज यहाँ पर प्रकाशन किए, उनके लेखक जिनके आग्रह पर हम श्रद्धेय श्रीमान बलवीर जी बोले, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान डॉक्टर दिनेश पांडे जी आज के इस पुस्तक के विमोचन में अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रख रहे रांची विश्वविद्यालय के श्रीमान केसरी शरण जी, और आज यहाँ पर प्रभात प्रकाशन के जिन्हें कि आज इस कार्यक्रम में जिनके माध्यम से प्रकाशन किया जा रहा है, उसके डॉक्टर पीयूष कुमार जी, हम सबों का इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं वहाँ पर संजय जी, इन सबका बारी बारी से नाम देना, यहाँ जितने भी उपस्थित सभी श्रद्धेय भाव के सबके भावगण, प्रेस मीडिया से भाई बहन, सही में आज से कुछ दिन पहले 10-11 दिन पहले श्रद्धेय बलवीर जी का फोन आया था। मैं उस फोन को उठाया, उठाने के बाद इधर से आवाज है कि मैं बलवीर जी बोल रहा हूँ। हमने नमस्कार सर, उन्होंने कहा कि एक पुस्तक हम लिखेंगे 5 सिंह पर, उस कार्यक्रम में आपका मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह का विशेषण सम्मिलित किया गया है कि वो कैसे आगे बढ़े, कैसे समाज के लिए अच्छा काम किए, यहाँ के लोगों के, झारखंड के लिए, देश के लिए, और किन किन चीजों में वो परिपूर्ण थे, उनका प्रतिभा पर हॉकी के क्षेत्र में भी आपने समाज के जो बच्चे हैं या समाज के जो लोग हैं उनके प्रति किस तरह से उनका विचार रहा है, और दूसरा पक्ष भी इसमें श्रद्धेय बलवीर जी इसमें रखने का काम किया। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि काफी सराहनीय काम है। अभी विधानसभा के अध्यक्ष जी कह रहे, हम आदिवासी खास करके मुंडा समुदाय, मैं उसी समुदाय से आता हूँ, क्षेत्र से जो मुंडा क्षेत्र जो खूंटी को पहले हम लोग मुंडा सब डिवीजन के रूप में लोग जाना करते थे, वो सब डिवीजन से हम आते थे। और सौभाग्य से कि मैं जिस क्षेत्र से जयपाल सिंह कभी प्रतिनिधि किया था, वहां का विधानसभा का सदस्य, और एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, आज के दिन में मैं पहले नहीं जानता था, इस किताब के पुस्तक के माध्यम से भी हम जान कि वो जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, मैं भी उस विद्यालय के तो मैंने जो पुस्तक आया, तो जो हम नहीं जानते हैं कि हमारे पुरखा है, जो हमारे जो पीछे के लोग हैं, वो कैसे काम किए, कहाँ पढ़े, कहाँ शिक्षा ग्रहण किए। अब ये सब पुस्तक आ जाने से जो हम पीछे के लोग हैं, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक तरह से मुंडा समुदाय में 2 लोगों को हम लोग यहाँ एक आदर्श के रूप में भगवान का हम लोगों ने दर्जा दिया है। एक है
हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, और दूसरा है जिसे मरण होती है जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह के बारे में हम चर्चा क्या करें जाते। हम कल घर गए थे, अपना जरूर था, बहुत दिन के बाद हम अपना गांव गए। तो करीब हम 10 बजे रात को अपने गांव से निकलने लगे तो माँ बोली क्या इधर लो, तुम बहुत रात हो गया है, रांची जाना है तुमको। हमने नहीं, मैं कल हमारा यहाँ एक ऐसा व्यक्ति का पुस्तक का विमोचन करना है, 10 बजे पहुंचना है वहां पर और उसमें हमको जाना है। तो महाराज मुख्य जयपाल सिंह के पास, तो माँ हमको फिर बतला रहे थे जब देश आजादी हुआ तो मेरे पिताजी 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार चुनाव में वो पराजित, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र से उस समय जयपाल सिंह का, जयपाल के नाम से मुर्गा छाप थी, उस मुर्गा छाप के नाम पे सारे लोग वोट दिया था। तो पिताजी मेरे बोले कि माँ जिसे हमको बता रही थी, पिताजी बोले क्या नहीं लड़ेंगे, अपना जो पेशा है लॉयर है, हम अधिवक्ता के रूप में कोर्टी कोर्ट में अपना जाएंगे। और वो साइकिल से आने लगे थे, हमारा दुर्गा टोंगरी है जिसको पहाड़ कहते हैं, उड़ारी सब में टोंगरी है, वो साइकिल से आ गए थे घर से जयपाल सिंह जा रहे। तो बोले कि तुम्हारे हम भेंट करने जा रहे हैं, तुम्हारे पास जा रहे हैं। तो फिर बातचीत की, वहीं पर दोनों खड़े कर। पिताजी बोले कि नहीं अब आप नहीं लड़ेंगे, हम 2 बार यहाँ से, चलो तुम मेरा कैंडिडेट। पिताजी मेरे कांग्रेस पार्टी में थे शुरू से लेकर के कांग्रेस में रहे, और उसके बाद फिर उनको जयपाल सिंह लेके आए, फिर नॉमिनेशन कराए, फिर उसके बाद विधायक बनने का जो सिलसिला चालू हुआ, और वो सिलसिला मेरे पिताजी के बाद से आज तक, उनके पुत्र मेरे बड़े भाई विधायक थे और मैं भी विधायक। तो एक तरह से कहूं कि ये कहें एक तरह से मंत्री और विधायक के रूप में जयपाल सिंह का ही एक आशीर्वाद है। और आज हम बाबू सुराई जी कहें या एनडी साहब कहें या जितने भी पुराने हमारे लीडर थे, चाहे कांग्रेस में भी बहुत से लोग हैं या झारखंड पार्टी में भी बहुत से लोग हैं, ये कहीं ना कहीं किसी रूप में जयपाल सिंह जो महान उनके है, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा हिस्सा उस आशीर्वाद के रूप में। तो इस तरह से जयपाल कि आज समाज के प्रति, आज लोगों के प्रति, और मैं अभी पिछले 5 साल से, काफी लोगों को झारखंड में मालूम होगा, आदरणीय स्वर्गीय पीएस संगमा जी के साथ देश के विभिन्न आदिवासियों के बीच 10 करोड़ आदिवासी इस देश में, जो मुझे लगता है कि भारत के मूलवासी यही है। मैं मेघालय, मणिपुर और हर जगह गया, 5 बार आदरणीय संगमा जी यहाँ आए, फिर बिहार में भी उनका कार्यक्रम किया। उनके साथ जब मैं रहता था, फिर उन्होंने कहा कि तुम झारखंड के जो कुछ ऐसे जो ट्राइबल हीरोज हैं उन पे काम होना चाहिए। कि का जो कविता है उसका जो नायक है उसे एक आदमी की तलाश, एक मुकम्मल आदमी की तलाश, 100% आदमी की तलाश, 24 कैरेट जो आदमी होता है उसकी तलाश। लेकिन वो आदमी घूम आया पूरी दुनिया, पूरे मानव की बस्ती, पूरे जंगल, पूरे खेत खलिहान, गांव बस्ती, कहीं उसे कोई आदमी नहीं मिला। फिर हमने नहीं उसे आदमी नहीं मिला, तो फिर वो जंगलों में आया। फिर सोचा कि मेरे ही तरह कोई सिर्फ आदमी की तलाश में होगा। उसने जंगलों में घूमा, देखा कहीं कोई आदमी कोई, और वो तलवार और मयान से तलवार खींचा और कहा कि कौन हो तुम? तो उस आदमी ने कहा मैं आदमी। तो कहा किधर आए? इधर जंगल में। कहा कि आदमी की तलाश में आया। कहा नहीं आदमी मिला तुम्हें? कहा नहीं। तो उस देवदूत ने अपने मयान से तलवार निकाले मित्रों, तो संगमा जी बता रहे हैं, और उस आदमी के धड़कते दिल को निकाल लिया। जो समय है हम उससे उस संदर्भ में ये कर रहे हैं, मतलब आदिवासी समाज के लिए ये कर रहे हैं कि उस आदमी के दिल, और कहा कि तुम जाओ आदमी की तलाश करो, बस यही समय है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम अपने आदरणीय पीयूष भाई को आमंत्रित करते हैं। सही है कि हर व्यक्ति के अंदर प्लस माइनस सभी होते हैं, और बलबीर जी ने जरा भी संकोच नहीं किया। पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमारा थोड़ा सा संकोच था, हम उस शैली को नहीं अभी तक कर पाते कि जो दिवंगत लोग हैं उनके बारे में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी की बात करें। पर बलबीर जी ने कहा कि जो सत्य है वो आना चाहिए, और कोई कि उनकी जो छोटी छोटी चीजें या बुराइयां हैं वो इतनी कम है, और जो महानता है वो इतनी बड़ी है कि वो छुप जाएगी उसके सामने।
तो इसलिए इसको प्रकाशित किया गया। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं, महानुभाव लोग हैं और इनका नाम सभी लोग हमारे अग्रज हैं। आप सभी से हमारा मार्गदर्शन मिलता रहता है। कुछ लोगों की पुस्तकें भी हमारे से प्रकाशित हुई है। अनेक रजिस्ट्री साहब हैं यहाँ पर, साहब हैं, और आप लोग सिर्फ एक भीड़ नहीं है इस ऑडिटोरियम में, परिवार के दिन अपना आप अपने घर से निकल के आए इस कार्यक्रम के लिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग कार्यक्रम थोड़ा लंबा किया क्योंकि चर्चा बहुत अधिक हुई। तो आज ये पुस्तक तो 200 रुपये की है, वैसे आज 150 रुपये। आते हैं पर फोन करेंगे आपको वही नंबर इतिहास और अधिकार दोनों जुड़ा हुआ है। हम लोग भी इतिहास पुरुष हैं। हम लोग सब जयराम रमेश बहुत गहरे लैंड एक्विजिशन रजिस्ट्रेशन पे जो चल रहा है उसी पर बहुत खूबसूरत लिखवा लेते हैं। और ये तो जयराम रमेश ऑक्सफोर्ड से, ये मेरा प्रिय विद्यार्थी है, विकास पंजाब से ही, फादर से डिफेंस में, मैंने आरडी किया, अभी यही बस गया नागपुर में। नागपुर में इनके पास चीजें ये